क्या देखा है कभी एक माँ को स्वार्थी होते हुए? नहीं देखा है तो आज देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक नई किताब की जिसको मिला है 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और इसका नाम है रेत समाधि। इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। गीतांजलि श्री द्वारा रचित रेत समाधि। इस किताब के बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ और किन शब्दों में कहूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सारे शब्दों का इस्तेमाल लेखिका किताब के अंदर कर चुकी है। भाषा पर ऐसी पकड़ लेखिका की जैसी आज तक कभी नहीं पढ़ी। अगर आप स्पीड में किताब पढ़ते हैं तो आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी, वरना तो सब ऊपर से निकल जाएगा। कहानी की मुख्य नायिका है वो जिसका किरदार परिवार में सहायक किरदार भी नहीं रह गया है। एक परिवार है जो आधुनिक है, ब्रांडेड है, लेकिन पीर फकीरों से पार नहीं पा पाया है। व्यंग्यात्मक लिखा है लेकिन हकीकत प्रतीत होती है। बेटियां किस तरीके से पराई है, बहुत ही अच्छे तरीके से लेखिका ने इस चीज को एक्सप्रेस किया है। बेटियां किस तरह से पराई है, अगर वो नाकामयाब है तो दया की पात्र है, लेकिन बाय चांस अगर वो सफलता के मुकाम पर है तो दया कैसे करें। तो चलो ये मान लिया जाए कि अकेली है बेचारी, आना जाना रख लेते हैं। हमारा कहाँ मान लिया होता, हमारे कहे पे चल ली होती तो आज खुश होती। हाँ, भले ही सफल ना होती लेकिन खुश तो होती। बहुत ही अच्छे तरीके से बेटियों की दुर्दशा को लिखा गया है, क्योंकि ये दुर्दशा ही तो है। बेटियों की ये दुर्दशा समाज की निगाहों से, वाह, एकदम सच। एक जगह लिखती है कि बचपन में बेटी को नहीं 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 हर चीज़ के लिए नहीं कहती थी तो सब बहुत खुश होते थे और उसकी पसंद की चीज़ उसे लाकर देते थे, और जब वो नहीं कहने की उसे आदत हो गई तो बड़े होते होते उसकी हर चीज़ पे आप नहीं कहने लगे। नहीं, ऐसे नहीं बैठना, नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनने, नहीं बाहर नहीं निकलना। तो अब बेटी आपकी कैसे मान ले? जब बचपन में आपने उसकी नहीं नहीं को सुना है तो बड़े होकर वो आपकी नहीं नहीं को सुन लेगी, ऐसी उम्मीद भी आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि अब बेटी बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। बहुत ही बेहतर लिखा है इस चीज को। बेटा अगर विदेश में है तो अलग ही रुतबा है, और जो बेटा यहाँ है उसका उतना रुतबा नहीं है। विदेशी होने का बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सच्चाई के करीब महिमा मंडन किया गया है। जो बेटा देश में रहकर मोम शब्द से चिढ़ता है और माँ कहना चाहता है और माँ कहकर भाषा के महत्व को समझाता है, वही बेटा जब विदेशी हो जाता है तो माँ से मोम पर बड़ी ही सहजता से आ जाता है, क्योंकि अब महत्व भाषा का नहीं रह गया है, अब महत्व रुतबे का है, दिखावे का है कि भाई हम विदेशी हैं। मुख्य नायिका जाने आखिरी सांस के इंतजार में कौन सी दुनिया में बस पड़ी है, उठने का नाम नहीं ले रही, कुछ कह नहीं रही, या फिर समझने वाले ये समझ सकते हैं कि बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रही है। बिना कुछ देखे ही देख रही है सभी को कि कैसे हर कोई लगा हुआ है खुद को उसका सगा साबित करने में। कि बेटा कहता है मैं अधिक सगा हूँ, बहू कहती है मैं अधिक करती हूँ, पोता कहता है मैं अधिक करता हूँ, बेटी कहती है मैं अधिक करती हूँ। नहीं उठूंगी और अब तो नहीं ही उठूंगी तक का सफर है ये कहानी। अब ये मुख्य नायिका को तय करना है कि वो नहीं उठेगी या फिर वो नहीं ही उठेगी। ये जो पंक्ति है ये मेरी पूरी किताब की पसंदीदा पंक्ति है। नहीं उठूंगी, नहीं ही उठूंगी। परिवार में रिटायरमेंट पार्टी है, दुनिया भर के नाते रिश्तेदार दोस्त सब आए हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है। और इधर परिवार वाले लगे हैं डींगे हाँकने में कि माँ की खूब सेवा हो रही है।
महिलाओं के संपूर्ण जीवन पर सवाल खड़े करती एक अनोखी कहानी है रेत समाधि। घर के दरवाजे को जिस तरीके से कहानी के बीच में रखा गया है, एक सीसीटीवी कैमरे की तरह, जो देख रहा है घर के आर पार, समय के आर पार, काल के आर पार, जिसे पता है भूत, भविष्य और वर्तमान। क्या खूब कही। जवान होती बेटियों पर निगरानी इस तरह होने लगती है कि अब उन्हें इतनी नफरत हो चुकी है निगरानी से कि उन्हें सीसीटीवी कैमरा भी ऐसा लगता है जैसे उन पर कैद रख रहा हो। अद्भुत कहा। एक रिटायर हो चुकी महिला। वैसे तो महिलाएं कभी रिटायर नहीं होती है, लेकिन 80 साल की इस बुजुर्ग महिला ने खुद को रिटायर कर लिया है और वो पड़ी है, उठने का नाम ही नहीं। अब ये रिटायर हो चुकी महिला की पीठ, जो कि कहानी का है पहला भाग, महिलाओं की दशा बताती है या दुर्दशा बताती है, ये पाठक स्वयं निश्चित करें। काफी कुछ कहा गया, पूरा जीवन जो सहा गया। कहानी की गति भले ही धीमी है, लेकिन जज्बातों की गति इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि बिना थमे समझना मुश्किल। छोटी सी घटना को कोई कैसे समंदर भर लिख सकता है, ठीक वैसे ही ना जैसे रेत में बन सकती है समाधि। मेरा लेखन, मेरा पाठन सब फीके हैं और ना ही मैं कभी भी रेत समाधि की समीक्षा लिख सकती हूँ। और मुझे तो लगता है कि इसको पढ़कर शायद मैं पूरी तरह समझ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना गहरा लिखा है। मुझे लगता है कि एक एक इमोशन के कई सारे इमोशन हैं, तो मैं उसमें से वही समझूंगी जो मेरे लिए रेलेवेंट है, आप वही समझेंगे जो आपके लिए रेलेवेंट है। लगता तो नहीं कि मैं इस किताब की समीक्षा के साथ न्याय कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि किताब नारीवाद पर है तो जाहिर सी बात है कि धर्म पर भी प्रहार है, लेकिन एक बात अच्छी है कि सभी धर्म पर बराबरी से प्रहार है। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग सास जो पड़ी हुई है हमारी मुख्य नायिका, उसकी सेवा बहू नहीं करती है। बहू करती है, लेकिन बेटी की तरह नहीं करती है। लेकिन सवाल ये है कि कितनी बेटियां स्वतंत्र है अपनी माँ की अपने तरीके से सेवा करने के लिए। सवाल ये भी है कि क्यों हम किसी और की बेटी से ये उम्मीद करते हैं कि वो बूढ़ी सास की सेवा करे। क्यों नहीं हर बेटी को ये मौका मिलता है कि वो खुद की अपनी माँ की सेवा करे, तो सारी माँओं की सेवा अपने आप हो जाएगी। क्या ये संभव भी है बहू का बेटी की तरह सेवा करना? क्योंकि जिस तरह बेटी अपने माँ बाप को समझती है, जिस तरह जज्बातों से जुड़ी होती है, क्या उस तरह किसी और की बेटी कभी जुड़ सकती है? मुझे लगता है कि चाह कर भी संभव नहीं। कहानी का दूसरा भाग है धूप। यहाँ माँ उठ गई है और नई ही उठ गई है, लेकिन बेटी के घर में। माँ बड़ी इतरा रही है, बहू को बेटी का घर दिखला रही है, लेकिन बहू घर देख नहीं रही, घर को जांच रही है और घर से जांच रही है बेटी की औकात। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि माँ उठ गई और घर मालकिन हो। बेटी को माँ को देख देख कर बड़ी खुशी मिलती, वो बड़े गुरूर से भरती कि मेरे घर आकर माँ उठ गई है, खुश रहने लगी है, जीने लगी है। लेकिन बेटी को अपनी आज़ादी भी खलती, किस तरीके से वो अपनी आज़ादी से सारे काम किया करती थी, और अब उसकी वो आज़ादी छीन चुकी थी। लेकिन उसे तसल्ली थी कि माँ खुश है, माँ तो खुश है, लेकिन अब बेटी की खुशी, वो प्रश्न चिन्ह है। ये सही है कि बेटी चाहती है कि माँ जिए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसे अपनी माँ के हर हुक्म को मानना पड़े। जब उसे अकेले रहने की आदत हो चली हो, तब किसी के हुक्म मानने से उसको तकलीफ हो रही। ये एक ऐसा भाव है जिसे शायद ही कोई भी पाठक न्यायपूर्वक समझ पाए, क्योंकि समझ भी ले तो बिना बेटी पे दोषारोपण किए समझ पाए, ये तो मुझे मुमकिन नहीं लगता है। क्या ये संभव भी है कि पुरानी पीढ़ी नियम बनाए और नई पीढ़ी केवल उन नियमों पर चले, वो भी तब जब वो अपने पूरे जवानी के दौर से गुजर रहे हैं, कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं। ऐसे में
वो बिल्कुल उसी तरीके से बुजुर्गों की बात मान ले जैसे वो बचपन में माना करते थे? क्या पीढ़ियों की ये लड़ाई कभी खत्म होगी? और अगर नई पीढ़ी तैयार भी हो जाए पुरानी पीढ़ी की हर बात मानने के लिए, क्योंकि उनके अनुभव महान हैं, अगर इतने ही अनुभव महान होते तो क्या ईश्वर नई पीढ़ी को अपने दिमाग और दिल के साथ भेजते? नई पीढ़ी को कठपुतली ही बनना है तो फिर दिमाग क्यों मिला? काफी सफलता से इस मर्म को छूती है ये कहानी। बेटा जो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि माँ उसका घर छोड़कर जा चुकी है बेटी के घर, छुप छुप कर आता है, माँ को देखता है, बेटी को देखता है। जिस बहन को वो बेअक्ल समझता है, उस बहन के रहन सहन को वो पसंद नहीं करता है, वहां वो देखता है कि माँ खुश है। चुपचाप देखता है और चला जाता है बिना किसी को बताए। वो शायद ये देखकर मन ही मन जल रहा है कि उसके घर माँ पड़ी थी और यहाँ बेटी के घर माँ खड़ी है। कौवों की दास्तान इस जगह पर जितने अच्छे ढंग से कही गई है उतनी ही अच्छे ढंग से पढ़ी और समझी गई है, इसीलिए लेखिका पुरस्कार की हकदार हुई है। कौवों की मंडली को जिस तरीके से लेखिका ने राजनीति से जोड़कर लिखा है, अद्भुत है, अतुलनीय है, सोच से परे। कहानी तो महिला केंद्रित ही रही है, लेकिन समय समय पर लपेटा सभी को गया है। समाज की प्रत्येक बुराई पर प्रहार है। बात अगर शिव पार्वती की करें, उस वायरल ट्वीट की करें जिसमें रेत समाधि पर थोड़ा सा बवाल हुआ था, तो उसे कहने से बचा जा सकता था। शिवलिंग की ऊर्जा को, अथाह ऊर्जा को संकीर्णता से जोड़कर देखा जाता है, इसे लिखने से बचा जा सकता था। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अध्यात्म मोहताज है, अध्यात्म मोहताज नहीं है, अध्यात्म पराजित भी नहीं है कामसूत्र की इन बातों से, बल्कि अध्यात्म इन सब से कहीं आगे है। अध्यात्म का उद्देश्य कहीं बड़ा है। बात सही भी मान ली जाए तब भी इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं इतना बड़ा रहा होगा, जिस उद्देश्य को समझने में हम और आप असफल हैं। तभी ना ऐसे परिप्रेक्ष्य में इसका जिक्र करते हैं जहां नहीं किया जाना चाहिए था, जहां इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन इसी के साथ एक सत्य ये भी है कि भले ही लेखिका ने सनातन पर प्रहार किया है, लेकिन गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और किसी भी प्रकार की हिदायत देने से बची है। साथ ही क्रिश्चियन धर्म पर भी प्रहार है, साथ ही मुस्लिम धर्म पर भी प्रहार है। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक धर्म को टारगेट किया गया है। फिर भी ऐसी बातें लिखने से परहेज होना चाहिए जिसका नकारात्मक असर बहुमत पर पड़ता हो। किसी की आस्था पर प्रहार करेंगे तो जलना तय है, और ये बात सभी धर्म के लिए है। वापस किताब पर आते हैं। किताब को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पीठ, नहीं उठूंगी से नहीं ही उठूंगी तक का सफर। दूसरा भाग है धूप, नहीं उठ गई और नहीं ही उठ गई से। तीसरा भाग है सीधा सरहद पार। 80 साल की उम्र में माँ स्वार्थी हो गई। ये पंक्ति कितना कुछ कहती है कि हम और आप शायद समझ भी ना पाए। एक महिला के जीवन की पूरी दास्तान बयां करती है ये एक पंक्ति। वो महिला जो सदा दूसरों के लिए जी है, वो कैसे स्वार्थी हो सकती है? माँ जब पहली बार उठी तो एक नया चरित्र, जिसे कहानी के सभी लोग तिरिया चरित्र समझते हैं, रोजी नाम की कहानी में जुड़ी, और इस तरीके से जुड़ी कि माँ की संगी और सखी हो गई। उसके आगे माँ किसी की नहीं सुनती, उसी के साथ रहने लगी और सारा समय उसी के साथ बिताने लगी। और फिर एक दिन वो सखी खो गई और साथ ही खो गई माँ। फिर जो उठी तो फिर पहुंची सीधा सरहद पार। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि माँ अपनी सखी को याद कर रही हो सकती है, क्योंकि वो तो सखी थी ना, कोई रिश्ता थोड़ा ही था, कोई खून का रिश्ता थोड़ा ही था कि उसे याद किया जाएगा। कैसे माँ को सखी को खोने का दुख भी हो सकता है जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। कितनी खूबसूरती से दोस्ती के रिश्ते पर प्रहार कर दिया है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है
मैं मेरी दोस्त से कितना ही प्रेम करती हूँ, मैं उससे कितना ही लगाव रखती हूँ, कितना ही दुख में वो मेरे साथ खड़ी हुई है। उस समय जब मेरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा था, तब मेरी दोस्त मेरे साथ खड़ी थी, समझ रही थी, मुझे समझ रही थी, मेरे दर्द को समझ रही थी, मेरी सहायता कर रही थी। मुझे लगता है कि मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले दोस्त ही होते हैं। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि दोस्त का दुख हमारा दुख नहीं? और कहीं ना कहीं समाज में ये होता है, अगर परिवार और दोस्त एक साथ खड़े हो तो प्राथमिकता परिवार को दी जानी चाहिए, ऐसा समाज का मानना है। क्या दोस्त परिवार नहीं होता? मुझे तो लगता है कि परिवार से भी ऊपर होता है, और यही बात लेखिका ने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि माँ स्वार्थी हो गई थी, और इस तरीके से स्वार्थी हो गई थी कि अब उसे ना बेटा दिख रहा था ना बेटी दिख रही थी। माँ मनमानी हो गई थी और पहुंच गई थी सरहद पार, अपनी सखी के अधूरे कार्यों को पूरा करने, अपनी सखी की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने। अपनी सखी के आगे माँ को नहीं दिखा परिवार, नहीं दिखा बेटा, नहीं दिखा पोता, और वो पहुंच गई पाकिस्तान। तीसरा भाग पाकिस्तान में। और पाकिस्तान पहुंचकर तो मानो बूढ़ी माँ को जैसे पंख लग गए। ये पार्ट आप स्वयं पढ़िए, क्योंकि अगर ये पार्ट मैं आपको बता देती हूँ तो कहानी का सारा मजा खत्म हो जाएगा और लेखिका की खराब हो जाएगी सारी मेहनत, जादू खत्म हो जाएगा, तिलिस्म खत्म हो जाएगा कहानी का। किताब में 2 नायिका है, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला और दूसरी एक मूर्ति। जी हाँ, विश्वास कीजिए, वो मूर्ति नायिका है, ये बात का पता भी आपको अंत में चलेगा। और मूर्ति की कहानी बड़े ही अनोखे ढंग से कही जाएगी, किताब की शुरुआत से ही महिला की कहानी के समानांतर। महिला प्रधान किताब है, अभी तक की पढ़ी गई बेहतरीन किताबों में से एक है। कहानी आपको साधारण लग सकती है, सुनी सुनाई लग सकती है, लेकिन कहने का तरीका ऐसा है कि ना आपने सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा, एकदम प्रभावी। मैंने बहुत आराम से पढ़ी है, महीनों लगाए हैं पढ़ने में। अमूमन मैं किसी भी किताब को पढ़ने में 10 से 15 दिन लेती हूँ, लेकिन इस किताब को पढ़ने में मुझे 3 महीने लगे हैं, क्योंकि भाषा ही इतनी खूबसूरत थी कि मैं जल्दी जल्दी में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। आपको समझ समझ कर पढ़ना होगा, तभी आप लेखिका की सोच को, उनके मर्म को समझ पाएंगे। और जिस तरीके से सभी बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़कर अंत किया गया है, समेटा गया है, बेहतरीन था। एक एक ह्यूमन इमोशन को लपेटा गया है, या यूं कहूं कि सहेजा गया है। रिश्तों की भावनाओं पर इतनी बढ़िया पकड़ है। अंततः प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, ना सपने, ना अपने, ना हकीकत। इस संदेश के साथ कहानी का अंत होते हुए भी कहानी निरंतर बहती रहती है। कर्म फल के जरिए कर्म की प्रधानता को शीर्ष पर रखा गया है पूरी कहानी में, और अंत आते आते इसको प्रूफ भी किया गया है। जरूर पढ़िए, केवल इसलिए नहीं कि इस किताब के अंग्रेजी ट्रांसलेशन को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बल्कि इसलिए पढ़िए क्योंकि बुक लवर्स के लिए ये किताब एक ट्रीट है। अंत में एक आश्वीकरण, ना ही इस किताब के प्रमोशन के लिए मुझे कोई पैसा दिया गया है और ना ही ये पेड प्रमोशन है। किताब मैंने अपनी इच्छा से पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मुझे लगा कि सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि सभी को समझना जरूरी है एक महिला की कहानी को, जो कि आप इस किताब के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। किताब को पढ़ने का नज़रिया मेरा अपना था, समझने का नज़रिया मेरा अपना था। मैंने अपने अनुभव के आधार पर इसके बारे में आपको कहा है। अगर आप मेरे कहने से, मेरे रिव्यू पढ़ने के बाद ये किताब खरीदते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप इस बात का दोषारोपण मुझ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये किताब आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कि आपका नज़रिया अलग हो। उम्मीद है एक बेहतरीन किताब से मैंने आपको परिचित करवाया है। ठीक ठाक समीक्षा मैंने आपके सामने रखी है और आप इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।